नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश और आज देहाती लेखक पर किताबी गांव में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी भाषा के लेखक, कवि, पत्रकार और स्क्रिप्ट राइटर तौकीर चुगताई जी की लिखी एक कहानी, जिसे मैंने लिया है अमृता प्रीतम जी की एक किताब से। किताब का नाम है रात भारी है। कहानी एक गांव की है जिसमें एक औरत की फरियाद, उसकी व्यथा दीवारों से टकराकर गुम हो जाती है। और कुछ दीवारें वो फरियाद सुनती भी हैं, पर वो तो दीवारें हैं ना, बेजुबान, ईंट गारे से बनी। बस कहने को वो भी औरत हैं। तो सुनाती हूँ आपको तौकीर चुगताई जी की लिखी कहानी बलात्कार। प्रातःकाल की नमाज के समय सारे नमाजी तब हैरान हो गए जब उन्होंने मस्जिद में एक लगभग 30 वर्ष की औरत को देखा। वो मौलवी साहब के सामने एक मसला रखना चाहती थी। पहले तो सबने उससे कहा कि वो अभी घर चली जाए और दिन में आकर आराम से अपना मसला सुनाए, पर वो न मानी। कहने लगी, मुझे तो पूछ कर ही जाना है। छोटे से गांव की उस पुरानी मस्जिद में उस दिन बहुत भीड़ थी, इसलिए कि 2 दिन बाद ईद आने वाली थी और शहर में काम करने वाले बाबू, फौजी, मजदूर और दूसरे छोटे बड़े काम करने वाले सारे आदमी छुट्टी पर गांव आए हुए थे। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 60 साल की होगी, उसने डांट कर कहा, बीबी, तुझे कह जो दिया दिन के समय आना। इस तरह अंधेरे में घर से निकलकर मस्जिद में आ जाना औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। तू जाकर भैंसों का दूध निकाल, दही बिलो। इस समय घर में से मथनी की घूं घूं की आवाज आती अच्छी लगती है। मथनी की आवाज और छाछ तभी अच्छी लगती है जब आदमी के मन में खुशी हो, चाचा जी। जब दिल ही ठिकाने न हो तो अच्छा भला दूध भी फटा हुआ सा लगता है और चाटी में बिखरी आग वहीं रह जाती है, मक्खन नहीं बनती। ये नहीं मानेगी। चलो भाइयों, हम नमाज पढ़ें, समय बीत रहा है। न जाने कौन है, हमारी इबादतें खराब करने को आ गई है। फकीरे की बीवी है जी, बीच में से एक बोला। कौन फकीरा? अरे फकीरा, सुल्ताने तांगे वाले का बेटा। वो तो शहर में रहता है ना? हाँ, शहर में रहता है। ईद की छुट्टी पर आया है। किसी दफ्तर में मुलाजिम है। पूरी 12 जमात पढ़ा हुआ है। उसके बाप ने तांगा चला चला कर उसे पढ़ाया था। और ये औरत, मेरा मतलब उसकी बीवी कौन है? अपने गांव की तो नहीं लगती। लाहौर की है, उसकी मौसी की बेटी। वहीं लाहौर में पली बड़ी है। हाँ, वो तो लग रही है, तभी तो नंगे सिर मस्जिद में आ गई है। पर फकीरा तो कभी नहीं दिखा मस्जिद में। नहीं जी, वो तो नमाज पढ़ता ही नहीं। कभी कभार साल बाद ईद की नमाज पढ़ लेता है। सुअर का बच्चा, बुजुर्ग के मुंह से निकला। नहीं चाचा, ऐसे ना कहो। मुसलमान सुअर का नाम भी नहीं लेते। सुअर का नाम लेने से जबान पलीत हो जाती है। जैसे फकीरे का नाम लेना वैसा सुअर का नाम लेना। जो नमाज ही ना पढ़े वो सुअर से कम नहीं होता। पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। कभी कभी तो मुझसे भी छूट जाती है नमाज। नमाज खत्म होने के बाद सभी आदमी चारों ओर खड़े हो गए। हर तरफ से अलग अलग के सवालों की बौछार होने लगी। मुझे मौलवी साहब से बात करनी है। आप अपने अपने घरों में जाओ। क्यों मेरे मामे बनना चाह रहे हो? मैंने उनसे एक मसला पूछना है। पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर बताएंगे। सारे आदमी एक एक करके चले गए और रास्ते में एक दूसरे से गोशे करने लगे। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब भी बाहर आए और कहने लगे, हाँ बेटी, तू कोई मसला पूछना चाहती थी। क्या मसला है तेरा? बात यह है मौलवी साहब। नहीं नहीं, ठहर, मैं हुजरे का दरवाज़ा खोलता हूँ, बैठकर आराम से बातें करते हैं। मौलवी साहब ने कहा, नहीं जी, मुझे हुजरे से डर लगता है। बताओ भला, पगली ना हो? किस बात का डर? वहाँ कोई भूत प्रेत थोड़ी है। चला जा। मौलवी साहब ने हुजरे का दरवाज़ा खोला। वो अंदर आ गई। हुजरे में एक सुतली की चारपाई बिछी हुई थी। झरोखे में कड़वे तेल का एक दिया जल रहा था। सामने दीवार पर कुछ खूंटियाँ थीं जिसमें मौलवी साहब के मैले कपड़े टंगे थे। दूसरे झरोखे में सुरमा, शीशा, कंघी पड़े हुए थे।
मौलवी साहब ने सिर पर से पगड़ी उतारी, उसे खूंटी पर टांग दी। दोनों हाथों से सिर को मलते हुए चारपाई पर बैठ गए और फिर कहने लगे, हाँ अब बता। दरवाजे के पास बिछी पटरी पर बैठकर उसने कहा, जाना तो मुझे थाना चाहिए था, पर थाना यहाँ से बहुत दूर है। साथ में मैंने जो केस थाने ले जाना था वो वहाँ ख़त्म न होता, बल्कि दुगना हो जाता। मुझे कानून पर एतबार नहीं रहा। थाने में रिश्वत खा खा कर कानून को ख़राब कर दिया है। मसला क्या है तू बता तो सही, मैं तुझे ठीक ठीक हल बताऊंगा। मौलवी साहब ने कहा, मेरे साथ बलात्कार हो गया। अरे! मौलवी साहब एकदम चारपाई से उठकर खड़े हो गए और गले में से थूक निकलते हुए बोले, किसने किया? फ़कीरे ने मौलवी साहब। पर वो तो तेरा खाविंद है। हाँ मौलवी साहब, इसी बात का तो दुख है। उसने आज रात मेरे साथ बलात्कार किया और पिछले कई सालों से कर रहा है। मौलवी साहब ने इधर उधर देखा और कांपती आवाज में कहा, लगता है तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा या तू बीमार है। मेरा दिमाग भी ठीक है और मैं खुद भी ठीक हूँ, पर मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। बीबी, जब कानून और मजहब मिलकर दूसरों की किस्मत का फैसला करते हैं तो उनको एक होकर रहना पड़ता है। अब वो जो भी काम करते हैं खुदा और कानून की मर्जी और रजा से करते हैं। और जिसे तू बलात्कार कह रही है वो बलात्कार नहीं, औरत तो मर्द की खेती होती है, और खेती में नमी चाहे हो ना हो उस पर हल चलाते जाओ। हाँ, इसलिए कि वो मर्द की मलकियत होती है, किसी गैर की जायदाद नहीं होती। और जब आदमी अपनी जायदाद पर हल चलाता है तो उसे कोई बुरा नहीं मानता। फकीरे ने भी कुछ बुरा नहीं किया। साथ ही जब तुम्हारी शादी हुई तो उसमें तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के साथ साथ तुम दोनों की मर्जी भी तो शामिल थी ना। यही तो बखेड़ा है मौलवी साहब, मेरी मर्जी नहीं थी। तौबा तौबा, अगर नहीं भी थी तो अब जब इतने दिन निकल गए और भी निकल जाएंगे। माँ बाप की इज्जत भी तो कोई चीज़ होती है। मौलवी साहब, मैं आपकी तकरीर और मशवरे सुनने नहीं आई हूँ, वो तो मैं रोज़ ही लाउड स्पीकर पर सुनती रहती हूँ। मुझे इस मसले का हल बताओ। इस समय तो इस मसले का हल यही है कि तू निकल जाए यहाँ से। तू तो सारे गांव को खराब कर देगी। परवीन चुपचाप उठकर मस्जिद से बाहर आ गई। सूर्य की किरणें निकल रही थी, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। जब वो घर पहुंची तो फकीरा सोया हुआ था। इतनी देर में उसके कानों में मौलवी चिरागदीन की आवाज़ आई। ऐसा लगता था बैटरी से चलते लाउडस्पीकर की आवाज़ आज पहले से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। वो कह रहे थे, मैं मौलवी चिरागदीन वल्द मौलवी बागदीन खुदा का नाम लेकर आप सभी आदमियों के आगे अर्ज करता हूँ कि वे फ़कीर सुल्तान तांगे वाले के घर के पास जमा हो जाएं और उसकी औरत परवीन को गांव से बाहर निकाल दें। मेरे भाइयों, परवीन एक गुनहगार, बदकार और बदचलन औरत है। अगर वो कुछ दिन और हमारे गांव में रही तो फिर सबकी माँ बहनों का यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। देखते ही देखते सारा गांव फकीरे के दरवाजे के आगे जमा हो गया। लड़कियां, लड़के, बूढ़े, जवान। फकीरा शोर सुनकर एकदम से जाग गया और आंखें मलता मलता बाहर आकर लोगों से पूछने लगा, क्या हुआ? मौलवी साहब, जो अभी अभी मस्जिद से दौड़ते हुए भीड़ में आकर मिले थे, कहने लगे, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हारी बीबी कहती है कि तूने उसके साथ बलात्कार किया है और पिछले कई बरसों से करता चला आ रहा है। उसका दिमाग खराब है मौलवी साहब, ये बात तो वो मुझे भी कितनी बार कह चुकी है, पर इसमें आपको इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है? वाह भाई फकीरिया, हम कानून और मजहब से मजाक होता देखते रहें और कुछ ना बोलें। हम परवीन को गांव से निकाल कर ही छोड़ेंगे। इससे पहले कि फकीरा कोई जवाब देता, भीड़ ने आगे बढ़कर परवीन को आंगन से बाहर खींच लिया। घर का सामान भी उठा उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। एक आदमी ने बीच में से कहा, फकीरे को भी गांव से बाहर निकालो, ये उसकी बीवी की तरफदारी करता है। और बौखलाए हुए लोगों ने फकीरे को भी धक्के मारने शुरू कर दिए। परवीन रो रही थी और कहे जा रही थी, हाँ मैं अब भी कहूँगी मौलवी साहब, मेरे साथ बलात्कार हुआ और होता रहा। जब कोई आदमी मन को अच्छा न लगे
तो उसका हाथ लगाना भी बलात्कार होता है। फ़कीरा पिछले कितने ही समय से मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। आँखों से, हाथों से, मुँह से, साँसों से और बातों से बलात्कार। भीड़ फिर आगे बढ़ी और दोनों को धक्के मारते-मारते गाँव से बाहर निकाल लाई। पक्की सड़क पर आकर सभी खड़े हो गए। फ़कीरा और परवीन मुजरिमों की तरह खड़े थे। दूसरी ओर गाँव की औरतें भी जमा हो गई थीं। मर्दों में से भी किसी ने कहा, अब जाते क्यों नहीं? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। परवीन ने मौलवी साहब की तरफ देखा, फिर औरतों की ओर देखा और आखिर में फ़कीरे की ओर। फ़कीरे ने आंखें नीची कर लीं। परवीन आगे बढ़ी और सड़क के पास जाकर उस तरफ खड़ी हो गई जिधर से लाहौर की बसें जाती थीं, और फ़कीरा उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ शहर था। मौलवी साहब ने कहा, चलो भाई, अपने अपने घर चलो। और सारे गांव के लोग घर की तरफ चल पड़े। औरतों की जमात में से एक बड़ी उम्र की औरत ने धीरे धीरे रोते हुए कहा, मौलवी बेचारा क्या जाने, हमारे में से भी और भी कितनी इस तरह की हैं जिनके साथ रोज़ बलात्कार होता है। पर किसको कहें, किससे करें फरियाद। ये थी कहानी बलात्कार। इस कहानी ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या औरत केवल जिस्म है? क्या उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं? क्या उसका मन सुनने समझने वाला कोई नहीं? कोई उसको नहीं पहचान सकता। एक कविता है अमृता प्रीतम जी की जो मुझे याद आ रही है इस वक्त। चुप की साजिश। रात ऊँघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है। हर चोरी से भयानक ये सपनों की चोरी है। चोरों के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आंख देखती नहीं, न चौंकती है। सिर्फ एक कुत्ते की तरह एक जंजीर से बंधी किसी वक्त किसी की कोई नज्म भौंकती है। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले गुरुवार मैं फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।